Hello students, welcome to my channel Theory Guru. Professor Asprit Kaur here. How are you all? Hope you all are fine and staying safe at your home. So very good news to all of you कि Theory Guru is going to start the +1 accounts as well as business studies subject on its channel. So +1 के students खुश हो जाएं क्योंकि Theory Guru आपको proper नोट्स प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग अकाउंट्स एंड रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज. सो 2 subjects we are going to introduce. So this is our first video for +1 class. So this is a lecture on accounts. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं दैट आर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड सेकेंड टॉपिक हम इसी के अंदर कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. So listen it carefully. It's so easy. It's very easy to understand. अगर आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल +1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो अकाउंट्स में ना ही बिजनेस स्टडीज में. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए बुक कीपिंग क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक तो आप लोग समझते हो कि बुक मीन्स लाइक खाते देखे हैं आपने, ठीक है. लेजर्स वगैरह हम देखते हैं, बही खाते जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. बुक कीपिंग, बुक को कीप करना, बनाना, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली वी आर हियर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो जब हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या किसी भी फाइनेंशियल इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग. दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग के अंदर हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुई हैं, लाइक एक बिजनेस के अंदर बहुत तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है. तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स कौन कौन से हैं. फिर हम उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लेनी होती हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. लाइक कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर बोलूँ कि ये बंदा जो है ना, या ये जो एम्प्लॉय है हमारा, वो बहुत टैलेंटेड है. अब उसके टैलेंट को आप इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसके स्किल्स को, उसके टैलेंट को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस चीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो हम मनी टर्म्स में, पैसे की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. फिर हम उसको करते हैं रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस कि उसको लिखना, उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्डिंग करना, ठीक है. फिर हम उसको करते हैं क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, दैट इज पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट्स. अब इसी के अंदर आगे चल के हम आपको एक चैप्टर करवाएंगे दैट इज लेजर पोस्टिंग. तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि क्लासिफाइंग इज रिलेटेड टू लेजर पोस्टिंग, ठीक है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको लेजर पोस्टिंग करना, और ये चैप्टर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट. सो एक चीज पहले मुझे बताइए कि जब भी हम मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं, जो उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? यस, सही कहा आपने, MRP, राइट. जब भी हम मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो जो उसके ऊपर प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं MRP. लेकिन यहाँ पे आपने MRP याद नहीं करना, आपने याद करना है MRC. क्या याद करना है? फिर से बोलिए मेरे साथ, MRC. और उससे पहले आपने एक लगा देना है अल्फाबेट IMRC, ठीक है. अब यही चीज आपने याद रखनी है IMRC कि बुक कीपिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टर्म IMRC. बुक कीपिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग. रिपीट इट अगेन. बुक कीपिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, राइट. अब एक डेफिनेशन कर लेते हैं फटाफट से बुक कीपिंग की. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक
मैनर, कितनी इजी डेफिनेशन है, गिवन बाय A.N. रोजन, ठीक है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑनली। कॉमर्स हम क्यों ऑप्ट करते हैं, बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सो बुक कीपिंग क्लियर है, एंड बुक कीपिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू IMRC। बस ये आपने याद रखना है, उसकी फुल फॉर्म्स तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग के अंदर हमने सिर्फ 4 अल्फाबेट्स करे, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं। बट अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। बुक कीपिंग नैरो कंसेप्ट था, अकाउंटिंग उससे भी बड़ा है, वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी अभी बुक कीपिंग में मैंने आपको 4 अल्फाबेट्स बताए, कौन कौन से, फटाफट बताइए मुझे। I, वेरी गुड, M, yes, R, yes एंड C, ये चारों आपको याद हो गए। अब उसके बाद मुझे बताओ सिक के क्या स्पेलिंग होते हैं, जब कोई बीमार होता है ना तो उसके क्या स्पेलिंग होते हैं, सिक के, यस यस यस, राइट, SIC के सिक। बट जो लास्ट वाला के है ना उसको डिलीट कर दो, वो हमें नहीं चाहिए, उससे पहले वाले तीनों अल्फाबेट्स याद करो, SIC, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन टर्म्स के साथ रिलेट करता है, IMRC SIC, फिर से बोलिए IMRC SIC, ठीक है। I stands for identifying, M stands for measuring, R stands for recording, C stands for classifying, ये तो हमने अभी पीछे भी करे, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग है उसके अंदर 3 अल्फाबेट्स और एड ऑन हो गए, कौन कौन से? S stands for summarizing, I stands for interpreting and C stands for communicating, क्लियर। अभी तो आप सिर्फ ये वर्ड्स याद कर लो कि जो अकाउंटिंग है वो 7 अल्फाबेट्स के साथ रिलेट करती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सो देखिए अब ये चीजें हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज कम्युनिकेट करनी है भैया, क्या चीज रिकॉर्ड करनी है, क्या चीज हमने मेजर करनी है। दीज आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उनको सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लेनी है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू लेजर पोस्टिंग, तो ये चैप्टर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर समराइजिंग, उसको समराइज करना, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समराइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, लाइक जजमेंट करनी उसके ऊपर, और फिर उसको कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ आपको, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे कि अकाउंटिंग किन किन चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, तो हमें किन चीजों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि हमारे बिजनेस के पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक कितना कैश अवेलेबल है, कौन से करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, कितनी लाइबिलिटीज हमारी हैं, तो क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें पता चलता है, ठीक है। और उन रिसोर्सेज को हमने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है वो पता चलता है, कि लाइक कितना पैसा हमने फिक्स्ड एसेट्स में लगाया है, कितना पैसा हमने करंट एसेट्स में लगाया है। और ये जो मैं टाइप्स बोल रही हूँ एसेट्स की या लाइबिलिटीज की, वो आगे धीरे धीरे हर एक वीडियो में आपको कंसेप्ट डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना सुनो कि लाइक अकाउंटिंग हमें कैसी इंफॉर्मेशन देती है, कि कितनी रिसोर्सेज हमारे पास हैं और वो रिसोर्सेज हमने कैसे कैसे एम्प्लॉय करी हैं, ठीक है। द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, उन रिसोर्सेज को यूज करके हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, लाइक बिजनेस इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉफिट और वो लॉसेस में जा रहा है, क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग। देखा वही चीज आ गई, इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, तो ये चीज अकाउंटिंग हमें बताती है, बुक कीपिंग में ये पॉइंट नहीं ना आया, तो यही बेसिक डिफरेंस है।
बुक कीपिंग हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं बताती, उसमें जस्ट हम सिस्टमैटिकली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटिंग हमें बताती है कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। क्लियर? और अकाउंटिंग हमें बताती है कि मेरे पास कितने वैल्यू के एसेट्स हैं और किस किस नेचर के एसेट्स हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ एसेट्स विल बी डिस्कस्ड इन द अनदर वीडियोस। और अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कितनी अमाउंट के एसेट्स, मींस कितनी अमाउंट के एसेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे पास पड़े हैं, और कितनी लाइबिलिटीज या कितनी कैपिटल है जो बिजनेस की ओन्ड है, मींस उसने देनी है। ठीक है, लोगों को। क्लियर? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? नहीं पता आपको? लाइबिलिटीज होती है जब भी हमने कोई किसी का कर्जा देना है, किसी को पैसे देने हैं, उसको हम लाइबिलिटीज कह देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आर एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज वेदर इन इंग्लिश और इन पंजाबी और इन हिंदी, राइट? उसी तरह से बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हम कर लेते हैं फटाफट से। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information, and this definition is given by American Accounting Association. तो ये डेफिनेशन आप लोग जरूर लर्न कर लेना, एक बुक कीपिंग की कर लेना और एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। ठीक है, नाउ द थर्ड टर्म वी हैव इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? बुक कीपिंग में 4 वर्ड्स याद कर लो, IMRC। ठीक है, अकाउंटिंग में 7 वर्ड्स याद कर लो, IMRC एंड SIC। S stands for summarizing, I stands for interpreting and C stands for communicating। ठीक है, वो 7 जो वर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग के साथ रिलेट करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। लाइक जब आपको पूरी सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, उसको हम कह देते हैं अकाउंटेंसी की। इस बंदे को अकाउंटेंसी की नॉलेज है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स, अकाउंटेंसी हमें बताती है कि प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमें प्रैक्टिकली बताती है अकाउंटेंसी कि मैंने कैसे अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैसे मैंने उसको समराइज करना है और कैसे मैंने उसको कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स। ठीक है, सो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कोहलर कि थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी, मीन्स की अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल implementation is known as accountancy. Clear everybody? So these are the most important 3 terms जो आपको अकाउंट्स शुरू करने से पहले अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? प्रैक्टिकल implementation of the accounting. Clear? So now what are the characteristics of accounting? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हम जो अकाउंटिंग के बारे में पढ़ के आए हैं 7 जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, अब उनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा I, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उन्हें? देखो, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग के अंदर हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन या वही इवेंट्स ही मेजर करने हैं, लेने हैं, जो कि हम मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको बिजनेस स्टडीज में भी डिस्कस कराया जाएगा, तो आपको वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस आपने साथ साथ में फॉलो करनी है। ठीक है, सो दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? फॉर एग्जांपल,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी तो उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी ना, तो इसीलिए हम उसको लेंगे, ठीक है। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय द फर्म, अगर मैंने सेल्स करी है तो सेल मैंने प्रोडक्ट प्रोवाइड करा, ठीक है, पार्टी को, तो पार्टी मुझे आगे से क्या देगी, इन रिटर्न मनी देगी ना, पैसे देगी, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश, कि उसको मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको रिकॉर्ड करना है। और ये रिकॉर्ड कैसे करे जाते हैं, ऐसे ही नहीं करे जाते लाइक अपने आप अपनी तरफ से, यू मस्ट हैव सम एविडेंस टू रिकॉर्ड देम। लाइक एविडेंस की फॉर्म में हमारे पास बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास रिसिप्ट्स हो सकती हैं, तो जिस भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट हमारे पास एविडेंस है तो वो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो ये आपने ध्यान रखना है कि विदाउट एविडेंस हम ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस विद यू। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शंस को कि ये ट्रांजेक्शंस हैं विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैंने उनको करना है मेजर। मेजर कैसे करेंगे, measures the transaction in terms of a common measurement unit that is in the currency of a country। मान लेते हैं हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, तो जब हमें कोई जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है डॉलर्स में, ठीक है, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन आवर ओन करेंसी, ओनली देन वी आर एबल टू रिकॉर्ड दैट मच अमाउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये क्या कह रहा है पॉइंट कि अगर कहीं पे भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन अदर देन कॉमन करेंसी है, लाइक आपकी अपनी रुपी के अलावा डॉलर में या किसी दिनार में या किसी भी और करेंसी में आपकी डीलिंग है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करिए सो दैट वी आर एबल टू मेजर दैट मच फिगर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? जिस भी चीज को आप मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम। मेरे पास एक मैनेजमेंट टीम है, 5 persons आर देयर इन दैट टीम एंड दे हैविंग टू मच कैलिबर, टू मच क्वालिटी, बहुत ज्यादा कैलिबर है उनके अंदर, लेकिन उनके कैलिबर को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड। तो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? सो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जो रिकॉर्ड करना है ना वो हमने किस में करना है? जर्नल होता है जो अकाउंट्स के अंदर, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है, जर्नल बोला जाता है। And the journal is subdivided into other subsidiary books। जर्नल के अंदर subsidiaries books आती हैं। कौन कौन सी बुक्स आती हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है कैश बुक। मतलब जब कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी कैश में हुई है ना, तो चाहे आपने कैश पे आउट करा है चाहे आपने कैश रिसीव करा है, तो जो कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी कैश में हुई है तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारे पास परचेज बुक। लाइक मान लो कि मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर में डील करने का है, तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो वो मेरी परचेजेस हैं तो वो परचेज बुक में जाएंगी। मान लेते हैं कि अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है, तो अगर मैंने कोई भी स्टेशनरी की आइटम परचेज करी है तो वो मेरी परचेजेस बन जाएंगी और उसको मैं कहाँ पे डालूंगी? परचेज बुक में। वहीं अगर मैंने स्टेशनरी सेल करी है तो वो क्या बन जाएंगी? मेरी सेल्स, तो वो हम डालेंगे सेल्स बुक में, ठीक है। अच्छा, जो मैंने स्टेशनरी परचेज करी थी उसमें से कुछ डिफेक्टिव चीजें निकल आई और मैंने वो वापस कर दी, तो वो हम डालेंगे परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। और अगर जो स्टेशनरी मैंने सेल करी थी उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल आया और कस्टमर मुझे वो चीज वापस कर गया, ठीक है, तो उसको हम डालेंगे सेल रिटर्न बुक में। एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। अब ये बुक किसके साथ डील करेगी? सोचो। अभी मैंने आपको एक बात बोली कि अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, ठीक है, और मैं फर्नीचर परचेज कर रही हूँ तो वो किस में जाएगा? परचेज बुक में, ठीक है। मान लो कि अगर मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है लेकिन मैंने फर्नीचर परचेज करा, अगर तो फर्नीचर मैंने कैश में परचेज करा है तो वो कैश बुक में चला जाएगा। मान लो अगर मैंने फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज करा है, तो आप ध्यान से देखो कोई बुक है जो उसके साथ रिलेट करती है?
परचेजेस तो मेरी तब मानी जाती है अगर मैं फर्नीचर में डील करती, आई एम नॉट डीलिंग इन फर्नीचर, आई एम डीलिंग इन स्टेशनरी मटेरियल। तो जो फर्नीचर मैंने परचेज करा और वो भी क्रेडिट के ऊपर, वो किस में चला जाएगा? तो कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो आपकी रूटीन या आपकी जो परचेजेज या सेल्स के साथ रिलेट नहीं करती और नीदर वो आपने कैश में खरीदी नहीं है, ठीक है, तो वो किस में चली जाती है? वो जर्नल प्रॉपर बुक में चली जाती है। तो यहाँ पे इस केस में जो मशीनरी मैंने परचेज करी या फर्नीचर परचेज करा, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। अगर कैश में परचेज करा है तो कैश बुक में जाएगा, अगर क्रेडिट पे परचेज करा है तो वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। सो ये जो बुक्स है वो आपने अच्छे से लर्न करनी है कि सबसे पहले जर्नल होता है, जर्नल के अंदर सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है उनको, एंड देयर आर 6 सब्सिडरी बुक्स, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जब हम एक ही तरह की एंट्रीज को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर। अब देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक जो मेरा सप्लायर है उसका नेम है मोहन, ठीक है, मैंने मोहन से परचेजेस करी, ठीक है, क्रेडिट पे परचेजेस करी, तो वो कौन सी बुक में जाएंगी? परचेज बुक में, क्योंकि अगर कैश में करी होती तो वो कैश बुक में चली जाती, ठीक। मैंने क्रेडिट पे परचेजेस करी तो वो परचेज बुक में चली गई। अब मैंने कुछ परचेज रिटर्न कर दी, कुछ डिफेक्टिव निकल आया, मैंने उसको वापस कर दिया, तो ये एक ही एंट्री 2 बुक्स में जा रही है। परचेजेस करी क्रेडिट पे तो वो परचेज बुक में चली गई, जब मैंने उसको रिटर्न कर दिया तो वो परचेज रिटर्न बुक में चली गई। यहां तक समझ आया आपको? तो अब उसके बाद लेजर पोस्टिंग क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू पोस्ट द एंट्रीज रिलेटेड टू वन पर्सन, सिमिलर पर्सन, एक ही जगह पे हम जब उनको इकट्ठा कर देते हैं उसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर। अब मान लो कि राहुल मेरा सप्लायर है, ठीक है, राहुल का अकाउंट मैंने बनाया, तो उसके अंदर राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो उसके ही अकाउंट में डाल दी जाएंगी, चाहे मैंने परचेजेस करी, चाहे मैंने परचेज रिटर्न करी, चाहे उसको कुछ सेल करा, चाहे उसने मुझे कुछ रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न कर दी। तो इफ दैट एंट्री रिलेट्स टू राहुल तो उसका मैं अकाउंट बनाऊंगी और राहुल के अकाउंट में राहुल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स में डाल दूंगी, सो दैट आई केम टू नो अबाउट कि व्हाट इज ड्यू टू राहुल और व्हाट इज ड्यू फ्रॉम राहुल, ठीक है, कि क्या मैंने राहुल को कुछ पे करना है या राहुल ने मुझे कुछ पे करना है। तो ये जो लेजर पोस्टिंग होती है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। और मैं फिर से बोल रही हूं कि आपको पूरा चैप्टर कराया जाएगा तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट की। क्लियर? देन फिफ्थ हमारे पास आता है समराइज करना। समराइजिंग में क्या होता है? अब मैंने क्लासिफाई कर दिया, लाइक सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप कर दिया एक जगह के ऊपर। तो नाउ व्हाट इज समराइजिंग? प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इनटू मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल। समराइज करने का मतलब होता है कि डाटा को एक ऐसी फॉर्म देनी जिसको हम आसानी से समझ सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, और इजी हो जाए इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना। Now, who are the internal and external users of accounting? Internal users, like देखो, internal user मतलब जो बिजनेस के अंदर बैठे हैं यार, वो internal users हो गए, like business owners, ठीक है, इन्वेस्टर्स, जो लोगों ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, तो उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। और इंटरनल यूजर्स में आ जाते हैं मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो 4 आपने याद रखने हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं? बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। अगेन, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। ये चारों के अलावा जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग के साथ बिजनेस की, वो सारे एक्सटर्नल यूजर्स हो जाते हैं, जैसे कि लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक। तो इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा होता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, तो इनका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा होता है, तो इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलनी जरूरी है। क्लियर? सो दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, एक चीज ध्यान से सुनो, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग होती है ना, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहले हम जर्नल पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं एंड एट लास्ट हमारी बनती है बैलेंस शीट। तो ये 5 स्टेप अभी के लिए आप याद रखो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने अभी डिस्कस करा कि क्लासिफिकेशन में हमने लेजर भी डिस्कस कर लिया, उससे पहले हमने जर्नल डिस्कस कर लिया रिकॉर्डिंग में, ठीक है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया। अब समराइजिंग में जो हम डिस्कस करेंगे बाकी के तीनों, दैट इज इसमें बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, इसमें बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसी में बनाई जाती है लास्ट पे बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीजें जब प्रिपेयर हो जाती हैं उसको कहते हैं समराइज करना, क्योंकि आगे चल के जब आप बैलेंस शीट को देखोगे ना तो बैलेंस शीट आप इजीली समझ जाओगे कि इस बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी इसकी लायबिलिटीज हैं और कितना इसने प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ऑब्वियसली मींस कि समराइज करना, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, और वो होती है बैलेंस शीट। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक वर्ड बार बार यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाइए। तो आप सब कुछ दिखाओगे क्या, लाइक जर्नल भी, लेजर भी और ट्रायल बैलेंस भी? नो, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई अथॉरिटी, कोई यूजर डिमांड करता है कि शो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ ये लास्ट 2 होती हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। These 2 statements together form the financial statements और we can say final accounts। तो यूजर्स के लिए जो चीज हेल्पफुल होती है दैट इज जस्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अदर देन दैट इन दोनों को बनाने के लिए हमें उससे पहले जर्नल भी बनाना पड़ेगा, लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमारी बनेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो क्लियर एवरीबडी? वेरी गुड। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा आपके मन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा और हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देन 6th पॉइंट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि लाइक हम फिर उसको बैलेंस शीट को अच्छे से जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉसेस में जा रहा है। प्रॉपरली हम उसकी जजमेंट करते हैं मीनिंगफुल वे में, और हम ये देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि अगर तो वो प्रॉफिट में जा रही है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो लॉसेस में जा रही है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। क्लियर? सो दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन द बेटर वे। तो मान लो अगर मेरा बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, तभी मैं, अगर बैलेंस शीट मेरे को ये चीज दिखा रही है कि मेरा बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, ओनली देन आई विल बी एबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर ना, कि मैं फ्यूचर में क्या ऐसे मेजर्स लूं, क्या ऐसे स्टेप्स लूं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस फिर से ग्रो करने लग जाए। क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप वी हैव, यस सही सुना आपने, लास्ट स्टेप वी हैव इज कम्युनिकेटिंग। तो एट लास्ट जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो हमें कम्युनिकेट किसको करने होते हैं? हमारे यूजर्स को। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी पड़ी होती है और वो मनी वो हमारे बिजनेस में लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो क्यों रेडी होंगे मनी लगाने के लिए? अगर उनको कम्युनिकेट किया जाएगा कि देखो भैया हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो वो रेडी हो जाएंगे अपनी जो सरप्लस मनी है वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे है तो कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाता है टू द इन्वेस्टर्स, टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर? इन्वेस्टर जो बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगा चुका है, ठीक है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस मनी पड़ी है और वो आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है, ठीक है। तो अगर हम उसको भी कन्विंस कर लेंगे तो वो अपना पैसा लगाएगा, और जिसने ऑलरेडी लगाया हुआ है पैसा हमारे बिजनेस में, अगर हम उसको भी कन्विंस करेंगे तो वो कभी अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, डिसइन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है, और वो भी टाइमली, ठीक है, ताकि वो टाइमली एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके कि हमें इस बिजनेस में अपना पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। सो होपफुली आपको यहाँ तक ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।